हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज डिस्कस करेंगे मार्च 2024 चल रहा है और ये इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी यानी एंड का मंथ है। आप इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिडक्शंस लेना चाहते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन आपने इस फाइनेंशियल ईयर में किए हैं वो 31 मार्च तक जो होंगे वही वैलिड होंगे। यानी इस एक महीने में आप जो भी डिडक्शंस आगे क्लेम करना चाहते हैं जब आईटीआर भरते हैं तो 31 मार्च से पहले ही वो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, पहले ही वो डिडक्शंस लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाइए। तभी आप 31 मार्च के बाद जब आईटीआर भरेंगे तब वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान रहे 31 मार्च के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करके इस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शंस ले लूं, वो पॉसिबल नहीं है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, यानी जो भी डिडक्शंस फिर आप इन्वेस्ट करके लेना चाहते हो वो अगले फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। इसीलिए 31 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप कुछ डिडक्शंस लेना चाहते हैं या आपका कोई टैक्स ड्यू है, कोई पेनल्टी ड्यू है, वो आप डिपॉजिट करा दीजिए। अदरवाइज 31 मार्च निकलने के बाद उस टैक्स पे इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी लगती है। इसीलिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो एक बार कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए 31 मार्च से पहले, ताकि आप पूरा कैलकुलेशन लगा सकें आपकी इनकम का, आपके डिडक्शंस का और न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी और क्या क्या डिडक्शंस हम ले सकते हैं और क्या किस एक्सटेंट तक, कितनी लिमिट तक वो डिडक्शंस अलाउ है। मैं स्टार्ट करता हूं पहले न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम से। न्यू टैक्स रिजीम जिसमें कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं है, चाहे एटीसी का हो, चाहे कोई डोनेशन का हो, चाहे कैसे भी तरह का डिडक्शन हो, वो अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए का मिलेगा वो अलाउ है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स इस तरीके से रहेगा, 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% 15,000 रुपए टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% 30,000 टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख तक 15% यानी 45,000 रुपए टैक्स है, 45,000। 12 लाख से 15 लाख तक 20% यानी 60,000 रुपए टैक्स है और 15 लाख से ऊपर 30% की स्लैब रेट में जाता है। अब कुछ लोगों की यह क्वेरी थी कि सर गवर्नमेंट बोलती है कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। बिल्कुल 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है। आपकी अगर टोटल इनकम 7 लाख से कम है, चाहे 5 लाख से ऊपर हो, लेकिन अगर 7 लाख से कम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में वो 87A की रिबेट मिलेगी और आपका टैक्स बिल्कुल जीरो रहेगा। लेकिन अगर 7 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका 3 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। अब मैं बात करता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% यानी 12,500 रुपए टैक्स। वहीं 5 लाख से 10 लाख तक की 20% टैक्स लगता है, जो कि 1 लाख रुपए बनता है 10 लाख तक की इनकम के लिए। और 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 30% टैक्स स्लैब रेट में जाता है। आप ये कंपेयर कर सकते हैं अपनी इनकम के साथ कि ओल्ड में अच्छा है या न्यू में अच्छा है। बिना डिडक्शन लिए आप यहां डिफरेंस देख सकते हैं। वहीं अब मैं ये बताता हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जो जो डिडक्शंस लेंगे उसके बाद आपका टैक्स कितना कम हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाइए, और इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिडक्शन कम है तो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। और मैंने 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 7 लाख सबकी अलग अलग वीडियो बना के मेरे चैनल पे मैंने प्रोवाइड की है। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में डिफरेंस के साथ कैलकुलेशन पूरी कर रखी है, वहां आप देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड स्क्रीन पे दिया हुआ है, और ऊपर आई बटन में कुछ कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। अब मैं बात करता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कैसे टैक्स अपना कम कर सकते हैं। कुछ डिडक्शंस जो जनरली लिए जाते हैं, जनरली क्लेम किए जाते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन 80C LIC, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका आप एटीसी में छूट लेते हैं। पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, ट्यूशन फीस होगी बच्चों की, यानी पूरा एटीसी आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख लिमिट है एटीसी की। उतना इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। उससे ज्यादा भी हो, लेकिन डिडक्शन यहाँ टैक्स बचाने के पर्पज से क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ 1.5 लाख तक आपको छूट है, वो आप देख सकते हैं सेक्शन 80C में। और ध्यान रखें, मेरे पास काफी लोगों की क्वेरी आती है मार्च खत्म होने के बाद। अप्रैल में कॉल आते हैं कि सर हमने इन्वेस्ट नहीं किया था मार्च तक, क्या अब इन्वेस्ट करके हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में छूट ले सकते हैं सेक्शन 80C में? बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आपको कोई भी डिडक्शंस क्लेम करना है, आपको जो छूटें लेनी है, वो 31 मार्च से पहले पहले अपना इन्वेस्टमेंट उनमें कर दीजिए, चाहे पीपीएफ हो, चाहे इंश्योरेंस LIC हो, या फिर होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो, जो भी हो, लेकिन 31 मार्च से पहले का हो तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D के बारे में काफी सारी क्वेरीज आती है कि सर मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया फादर का, या मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट है कुछ, तो क्या मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? सबसे पहले तो मैं क्लियरली बता दूं, 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप का आप क्लेम कर सकते हैं, कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं लगाए। जनरली नहीं लगाते, अगर आपके पास है तो आपको संभाल के रखनी चाहिए। आईटीआर के साथ नहीं लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए, डिपार्टमेंट नोटिस भेजे, तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं। रही बात सेक्शन 80D की जो लिमिट है, 25,000 रुपए तक आप मेडिक्लेम की जो फैसिलिटी है वो अगर अवेल करते हैं, आपके
इंश्योरेंस पॉलिसीज जो मेडिक्लेम से रिलेटेड है वो करवा रखी है, तभी ये 25,000 रुपए मिलेंगे। और आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक हो जाएगा उनका। और आप या आपके मिसेज जो भी, अगर एक भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो दोनों के 50 मिल जाएंगे। होम लोन एक ऐसा बड़ा डिडक्शन माना जाता है जो काफी सारी टैक्स छूट दे देता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बड़ा फैक्टर या बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का छूट मिलता है सेक्शन 24B में। अगर कोई बंदा 30% की स्लैब में जा रहा है और वहां उसको 2 लाख की छूट मिल जाती है, 2 लाख पे सीधा सीधा 30% मान लीजिए 60,000 रुपए आपका टैक्स बच जाता है। इसीलिए होम लोन का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है सेक्शन 24B में, आप उसे क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के तौर पे। सेक्शन 80CC(D), इसमें काफी सारे सबसेक्शंस है। 80CC(D)(1), 80CC(D)(1)(B), 80CC(D)(2). 80CC(D)(2) तो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 80CC(D)(1)(B) आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो मैंने 80C में आपको बताया था कि 1.5 लाख की लिमिट है। उसके अलावा आप 50,000 की एडिशनल छूट ले सकते हैं सेक्शन 80CC(D)(1)(B) में, अगर आपने एनपीएस का कंट्रीब्यूशन दिया है तब। सेक्शन 80TTA आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में सेक्शन 80TTB होता है। ऐसे करके काफी सारे सेक्शंस है जहां आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए भी है। ये कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सारे डिडक्शंस वहां देख सकते हैं, किस लिमिट तक आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं वो कर दीजिए, तभी ये डिडक्शन क्लेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, AIS इनकम टैक्स का एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो TDS कटा है या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके हुए हैं, वो सारे उस ऐप पे आप मोबाइल पे देख सकते हैं। और इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी, आपको देखते टाइम ये लगता है कि यार ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किए थे, ये गलती से मेरे इसमें शो कर रहे हैं AIS में, तो आप वहां फीडबैक दे सकते हैं डिपार्टमेंट को कि सर ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ से हटाइए। डिपार्टमेंट उस पर वर्क करके आपका वहां इशू रिजोल्व कर देते हैं। इसीलिए आप ITR भरने से पहले या 31 मार्च होने से पहले एक बार AIS ऐप में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। वहां जरूर आपको हेल्प मिलेगी देखने के लिए कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, और जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो फीडबैक देके आप हटवा भी सकते हैं। इसलिए AIS मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाए AIS मोबाइल ऐप की, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें AIS मोबाइल ऐप से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। अब बात करता हूं कि एक पर्सन को एक फाइनेंशियल ईयर में किस किस हेड से इनकम हो सकती है। आप जब अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं कोई हेड भूल तो नहीं गए, कहीं से कोई इनकम हुई वो शो करना भूल तो नहीं गए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी कि कहां से कितनी इनकम हुई है, लेकिन आप उसे शो करना भूल जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं 5 हेड बता रहा हूं, इन्हीं 5 हेड में से आपकी इनकम कहीं ना कहीं लाई करेगी, कहीं ना कहीं इन्हीं 5 हेड से, इससे बाहर कोई भी इनकम नहीं होती। फर्स्ट है सैलरी। सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी इसी हेड में शो करेगी। सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट पे दे रखी है, उससे जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। यहाँ एक क्वेरी आई थी कि सर मेरा घर बेच रहा हूं, या मैं ऐसा काफी घर खरीदता हूं बेचता हूं, तो क्या मेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैलकुलेट की जाएगी? देखिए, आप अगर ये एज ए बिजनेस करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, वो आपका बिजनेस हो गया, वो हाउस प्रॉपर्टी की उसमें हेड में नहीं जाएगा, वो PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैटेगरी में आएगा, वहां देख सकते हैं। तो थर्ड हेड यही है, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स बेचते हैं, कुछ गेन होता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो यहाँ शो करेगा। म्यूचुअल फंड का यहाँ शो करेगा। कोई प्रॉपर्टी बेची है आपने, वहां जो गेन हुआ है वो यहाँ शो करेगा। और आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उसके बाद आप कुछ डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो वो भी अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। सेक्शन 54 में आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलते हैं। ऐसे करके ये टोटल 5 हेड है। पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से जो भी इनकम है वो यहाँ, यानी इन चारों हेड में से जो भी इनकम आपके इसमें लाई नहीं करती, तो वो 5वां हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इन 5 हेड से बाहर कोई भी इनकम नहीं होती, इन 5 हेड में ही वो इनकम रहेगी। अब फाइनली ये कीजिए, इन 5 हेड में से जिसमें भी आपकी इनकम है वो पूरी ऐड कर लीजिए, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और ये देख लीजिए कि आपने कितना टैक्स डिपॉजिट कराया है या आपका कितना TDS कटा है। अगर शॉर्टफॉल है TDS का, या फिर जो टैक्स डिपॉजिट कराया उसका शॉर्टफॉल है, तो 31 मार्च से पहले वो डिपॉजिट करा दीजिए, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए 31 मार्च से पहले जो भी कैलकुलेशन है वो कर लीजिए और डिपॉजिट करवा दीजिए। मेरे चैनल पे मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ITR भर के भी दिखाई है। ITR 1 कैसे फाइल की जाती है, ITR 4 कैसे फाइल की जाती है, या कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं। और जिन लोगों को इसकी जरूरत है वहां वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।